हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप थर्ड ग्रेड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भूगोल के जो 13 टॉपिक लगते हैं, यहाँ पर 13 टॉपिक के नाम भी मैंने लिख रखे हैं। इनमें से जो पहला टॉपिक है वो पूरा करेंगे और एक ही वीडियो में ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से भूगोल के 13 वीडियो में डालूंगा तो 13 वीडियो में आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका अच्छा रिवीजन भी होगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे, और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे के सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु बनते हैं, टॉपिक बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार कहाँ से प्रश्न पूछता है उसके संपूर्ण नोट्स आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हम धीरे धीरे करके उसको 13 वीडियो में भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही ऊपर मैंने लिख रखा है, मैं पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संपूर्ण एवं विस्तृत नोट्स हैं ये। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए स्पेशल है ये। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है भौतिक स्वरूप, जो टॉपिक लगता है उसका। राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राजस्थान की वर्तमान धरातलीय संरचना प्राचीन भूभागों के अवशेषों से मिलकर बनी है। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा, डॉक्टर रामलोचन सिंह और प्रोफेसर I.M. सक्सेना के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये आप याद रखेंगे, कितने भौतिक भागों में, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 में बांटा गया है। अंगारालैंड लोरेशिया या यूरेशिया प्लेट का भाग। राजस्थान में इसका सीधा कोई भाग, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी भाग नहीं है, लेकिन संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा अंगारालैंड से जुड़ा हुआ था। टेथिस सागर के अवशेष राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो थार का मरुस्थल देखने को मिलता है और एक पूर्वी मैदान देखने को मिलता है। ये कभी पुराने समय में दोनों की दोनों चीज़ें, थार का मरुस्थल और ये पूर्वी मैदान, टेथिस सागर के अवशेष हुआ करते थे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष कहाँ पर है, कौन कौन से हैं। तो एक तो है थार का मरुस्थल और एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो। आगे बात करते हैं प्रमाण। यहाँ खारे पानी की झीलों का पाया जाना है, वो टेथिस सागर का अवशेष है, याद रखेंगे। समुद्री जीवों के जो अवशेष है वो भी टेथिस सागर का अवशेष है, जैसे फॉसिल मिलना। और मिट्टी में जो खारेपन की अधिकता है वो सारा का सारा टेथिस सागर का अवशेष है। ये आप याद रखेंगे कि टेथिस सागर के अवशेष होने का प्रमाण कौन कौन सा है। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें ज़्यादा है, समुद्री जीवों के अवशेष है जैसे फॉसिल है, जैसलमेर में जो मिलता है। इसके अलावा मिट्टी में यहाँ पर खारापन है। ये 3-4 चीज़ें हैं। ये साबित करती है कि राजस्थान में कभी टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। इसके अलावा अगला आता है गोंडवाना लैंड के अवशेष। गोंडवाना लैंड के अवशेष में यहाँ पर राजस्थान में 2 भूभाग हैं, जिनमें से एक तो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और एक जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये दोनों के दोनों अवशेष है वो गोंडवाना लैंड के हैं। एक तो अरावली, और अरावली के अलावा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये दोनों के दोनों क्यों है, इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण है कठोर यहाँ पर चट्टानें हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, और खनिज संपदा की इनमें प्रचुरता पाई जाती है, चाहे अरावली हो या दक्षिणी पूर्वी पठार हो। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। जो टेथिस सागर का अवशेष है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर के अवशेष 2 चीज़ें हैं राजस्थान में। एक तो है थार का जो मरुस्थल है वो, और 2 नंबर है पूर्वी जो मैदान है वो मैदान। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना
लैंड, गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो गोंडवाना लैंड के भी दो अवशेष हैं। पहला तो हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा अरावली, अरावली, और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, पठार जो है दक्षिणी पूर्वी, वो हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु आता है जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ये एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें मैं आपको बताऊं तो इधर क्रम लिखा गया है, इधर भौतिक प्रदेश लिखा गया है, इधर कुल क्षेत्रफल, फिर जनसंख्या कितनी निवास करती है, और कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पहली पट्टी है ये पहले के सिद्ध में लिखी गई है, इस प्रकार से दूसरी दूसरे के सिद्ध में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थार मरुस्थल जो है पश्चिमी मरुस्थल। तो इसका क्षेत्रफल है 61.11% और यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जिलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा आ जाएगा, जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, नागौर के अलावा डीडवाना, कुचामन आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, झुंझुनू, पाली, जालोर आदि ज़िले इसके अंदर आ जाएंगे, और जो अलग नए ज़िले बने हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर दूसरा भाग आता है भौतिक प्रदेश का, वो है अरावली पर्वत प्रदेश। ये लगभग 9% इसका क्षेत्रफल है और 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अगर हम इसमें ज़िलों की बात करें तो इसके अंदर उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर इसके अंदर आ जाएगा, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर आदि ज़िले इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आदि का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि इसके अलावा थोड़े बहुत ज़िले और भी आते हैं जो कि अरावली के क्षेत्र में गिने जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना है, कितनी जनसंख्या निवास करती है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये लगभग 23% भाग पर है और 39% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। अगर हम बात करें तो ये जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और भीलवाड़ा आदि जिलों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, चौथा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। ये 6.89% इसका क्षेत्रफल है, 11% जनसंख्या निवास करती है और इसके अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये आप याद रखेंगे, इनका तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, वो है थार मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम विस्तार की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित यह भारत के थार मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे राजस्थान मैंने बना लिया है आपके सामने, ये राजस्थान है। तो इस राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम में, यानी ये ऊपर वाली दिशा उत्तर है और ये दिशा पश्चिम है, यानी इस दिशा में ये थार का मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर ये जो लाइनें मैंने निकाली, यहाँ पर ये थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैं ये रेड लाइन यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ये 2 भागों में यहाँ पर इसको बांटा गया है। जो इसके पश्चिम वाला है ये तो ज़्यादा शुष्क है, तो ये ज़्यादा शुष्क है, तो इसका मतलब शुष्क हो जाएगा। और फिर ये इधर वाला है तो ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, इसका नाम हो जाएगा अर्ध शुष्क। तो ये आप याद रखेंगे, नीचे हम पढ़ेंगे तो आपके काम आएगा। तो यहाँ से देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखो, उत्तर ऊपर हो गया, यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, स्थित है। और ये भारत के थार मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। वर्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो औसत वर्षा 25 से 50 सेमी यहाँ पर वर्षा होती है और 25 सेमी सम वर्षा रेखा, ये जो रेड लाइन से मैंने यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है जो इसको 2 भागों में बांटती है। अब हम इसके जो पश्चिम वाला भाग है जो मैंने आपको बताया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये इधर वाला जो मैंने आपको बताया था, ये जो इसके पश्चिम में है इधर वाला अलग से मैंने आपको बताया,
इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ 25 सेमी से कम वर्षा होती है और इसे पुनः 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये मैंने राजस्थान बना लिया, यहाँ पर ये राजस्थान है, ठीक है। फिर ये हमने बना लिया सबसे पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर हमने इसको 2 भागों में बांट लिया। अब ये लास्ट वाला है, इसको भी 2 भागों में बांट रहे हैं हम, पश्चिम वाले को भी। एक तो हो गया बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा, जिसे हम आधा कहते हैं, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त। तो ये तो मुक्त है और नीचे वाला युक्त है। तो मुक्त है उसको हम आधा कहते हैं। हम आधा में चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। ये जैसलमेर, पोखरण, फलौदी के कुछ भाग में पाया जाता है। यहाँ रेतीले टीले नहीं होते हैं, बल्कि पथरीली चट्टानें यहाँ पर होती है, यानी पथरीला मरुस्थल होता है ये। इसमें कुछ मरुस्थल भी है, कुछ चट्टानें भी है। फिर नीचे दूसरा है बालू का स्तूप युक्त। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेतीले टीले पाए जाते हैं, जैसे कि बरखान क्या होता है। तो बरखान होता है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जो सर्वाधिक गतिशील है। हवा की दिशा बदलने पर सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बरखान ही है और ये बालू का स्तूप युक्त में आता है। ये अर्धचंद्राकार होता है और सर्वाधिक गतिशील होता है। सर्वाधिक गतिशील होने के अलावा ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे। फिर है सीप। जब हवा की दिशा में थोड़ा परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा लंबी हो जाती है, उसे सीप कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक होता है महिलाओं के हेयरपिन के जैसा या कान के झुमके के आकार के जैसे जो टिल्ले होते हैं, ये पैराबोलिक होते हैं। और पैराबोलिक से संबंधित अगर मैं आपको बताऊं तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर 2 बातें सामने आ गई है। जो बरखान है वो सबसे ज़्यादा क्या है, विनाशकारी है। विनाशकारी की बात करें तो बरखान हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, तो पैराबोलिक पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनुप्रस्थ। हवा के समकोण 90 डिग्री पर यह बनता है। और अनुदैर्ध्य यानी इस प्रकार से ये समांतर बनता है, और अनुप्रस्थ वाला इस प्रकार से 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य है वो जैसलमेर बाड़मेर में बनता है। फिर एक इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ते हैं तो लाठीसीरी क्षेत्र आता है। ये क्या है, ये जैसलमेर के अंदर जो पोखरण है, उस पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि लाठी सीरीज क्या है, तो आप बताएंगे कि ये भूगर्भिक जल पट्टी है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 60 किलोमीटर लंबी है। कुछ जगह पर आप देखेंगे कि इसे 80 किलोमीटर लंबा भी बताया गया है। ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है कि इस पर सेवण घास उगती है जो अत्यधिक पोषक होती है। और संकटग्रस्त जो पक्षी है हमारा गोडावण राज्य पक्षी है, उसकी प्राकृतिक शरण स्थली है। और यहाँ पर एक चांदन नलकूप भी है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। और सेवण घास है वो गोडाउन पक्षी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है ये। और ये जो लाठी सीरीज है ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलाया क्या है, रन क्या है, या तटवाल क्या है। तो मरुस्थल में जो भी अस्थायी या खारे पानी के गर्त होते हैं उन्हें पलाया कहते हैं। थार में जो रण है वो जैसे थोब, कथोड़ा, थल कहा जाता है। ये नाम है, रणों के नाम हैं थोब, कछोड़ा या थल। तो आप इतना ही याद रखेंगे कि जो पलाया है वो क्या है, अस्थायी झीलें हैं खारे पानी की। पलाया रण ये अस्थायी झीलें हैं, इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी हम।
अब हम बात करते हैं, पहले हम पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थल के बारे में और अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये जैसे मैंने बना लिया है राजस्थान का मैप। इस मैप को हमने यहाँ पर बांटा था 2 भागों में। तो इधर ये है 50 सेमी समवर्षा रेखा है। फिर इसको हमने अलग से 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इधर वाला शुष्क है। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इसको 2 भागों में बांटती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं ताकि आपके याद ज़्यादा रहे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपभागों में इसको बांटा गया है। 4 उपभाग कौन कौन से हैं मैं आपको फिर से मैप के माध्यम से ही इसे बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर मैप बना लेता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक बना लेता हूँ। तो ये राजस्थान का मैप है। फिर इधर वाला जो ये हमने पढ़ा था ये था शुष्क, ये इसकी हम जिक्र नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क के बारे में, जो कि यहाँ पर है 25 सेमी से 50 सेमी समवर्षा। इसको हम बांट रहे हैं 4 भागों में। ये 4 भाग इसके हो गए। तो इसमें से ये जो बीच का है ये है लूनी। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लूनी के बारे में नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी। ये नागौरी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि। सॉरी, एक बार फिर से मैं इसको पीछे करता हूँ। ये लूनी वाला यहाँ पर गलत लिखा गया है 3 नंबर खाने में। ये नीचे वाला लूनी है। लूनी के बाद में ये है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी। इसके अलावा ये है शेखावाटी, शेखावाटी। और इसके अलावा ये है घग्गर वाला। तो इस प्रकार से ये 4 भागों में बांटा गया। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 4 भाग उपभाग कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है लूनी बेसिन, जो कि नीचे वाला है। मैंने आपको बताया यहाँ पर ये लूनी वाला है। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर का दक्षिणी भाग इसके अंदर आएगा। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गोडवार प्रदेश किसको कहते हैं, तो लूनी बेसिन को ही कहते हैं। फिर 2 नंबर है नागौरी उच्च भूमि। खारे पानी की झीलें डीडवाना, सांबर, कुचामन यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण नागौर से लेकर जैसलमेर के बीच में बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी जिसको कहा जाता है वो पाई जाती है। यहाँ के पानी को पीने से लोगों की हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती है और कुब्बड़ निकल जाती है। तो अजमेर से नागौर के बीच में आप याद रखेंगे कि बांका पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है शेखावाटी प्रदेश। ये चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र है। यहाँ पर कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं, पक्के कुओं को बेहड़ या नाड़ा कहते हैं, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। और चूरू ज़िले में एक भी नदी नहीं है। ऐसा प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, फिर एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकता है। तो कच्चे कुओं को जोहड़, पक्के कुओं को बेहड़ या नाड़ा और घास के मैदान को बीड़ कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। वैसे बीकानेर के अंदर भी कोई भी नदी नहीं है, चूरू के अंदर भी नहीं है, बीकानेर के अंदर भी नहीं है। अगर हम बात करें फलोदी नया ज़िला है उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन वो डाटा आएगा तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा उससे। नेक्स्ट है घग्गर का मैदान। घग्गर हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको घग्गर का मैदान कहते हैं। घग्गर के पाट जो है बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में उदर नाली कहते हैं, पाट कहते हैं इसको। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग माना जाता है। तो ये हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांट कर पढ़ लिया है। एक तो हमने पढ़ लिया है शुष्क मरुस्थल वाला, एक दूसरा हमने पढ़ लिया अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला।
अब हम पढ़ते हैं अरावली के बारे में, जो कि भाग सेकंड है। अरावली अरावली आपको पता ही है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प यानी कि लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। यह विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। ये बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसकी दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और राजस्थान के विकर्ण के रूप में इसको हम कह सकते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो कि पालनपुर गुजरात के रायसीना हिल से लेकर दिल्ली तक किए जाती है। और 80% भाग है वो इसका राजस्थान के अंदर है, यानी लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये लंबी है। यह राजस्थान में जलवायु विभाजन, जल विभाजक, पूर्वी बंगाल नदी खाड़ी, पश्चिमी नदियां अरब सागर का कार्य करती है। इनको विभाजित करने का काम करती है राजस्थान को। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन सी चीज़ करती है? तो अरावली करती है। अरावली की कुल लंबाई आप याद रखेंगे 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। 692 इसकी कुल लंबाई है। 80% भाग राजस्थान के अंदर है और उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये फैली हुई है। ये आप याद रखेंगे। अब हम अरावली जो पढ़ के आए हैं ऊपर, अरावली के हम 3 उपभाग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा हो गया राजस्थान, ठीक है। अभी इस राजस्थान के अंदर ये हमने बना ली है अरावली। ये अरावली है, ठीक है। ये अरावली की पहाड़ियाँ हमने बना ली है। ये देखो, ये यहाँ पर अरावली है। इस अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये हमने 3 भाग कर दिए इसके, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये जो उत्तर की ओर है इसको उत्तरी अरावली, ये मध्य में है इसको मध्य अरावली, और ये 3 नंबर जो है इसको हम दक्षिण अरावली कहते हैं। तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 3 नंबर जो लिखा है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ और आबू खंड इसका मुख्य भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर ऊंची है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। अन्य प्रमुख चोटियां इसकी दी गई है, घटते क्रम में दी गई है, जिस प्रकार से एग्जामिनर आजकल पूछता है घटता बढ़ता क्रम, तो उस हिसाब से दी गई है। शेर है वो 1597 मीटर ऊंची है, सिरोही में है। दिलवाड़ा 1442, ये भी सिरोही में है। जरगा 1431 मीटर, ये उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380, ये सिरोही में है। आबू 1293 मीटर, ये सिरोही में है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, ये राजसमंद में है। ऋषिकेश 1017, ये सिरोही में है। सज्जनगढ़ 938, ये उदयपुर में है। लीलागढ़ 874, ये राजसमंद में है और एक अलवर में भी है। तो ये आप ये राजसमंद वाले याद रखेंगे। अलवर को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ क्योंकि ये हम दक्षिण अरावली में पढ़ रहे हैं। तो इन चोटियों को आप याद रखेंगे, कौन सी कहाँ पर है ये आप याद रखेंगे। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हमने देख ली है। अब मध्य अरावली में आपको केवल 3 चोटियाँ याद रखनी है। मेन प्रमुख चोटियों में पहली आती है टोडगढ़। टोडगढ़ 933 मीटर, फिर गोरमजी 934 मीटर, फिर है तारागढ़ 870 और एक नाग पहाड़ भी याद रख सकते हैं 795। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आप टोडगढ़ इसका उत्तर देंगे। प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर जिसको नाल कहते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। इधर ये आगे मान लीजिए पहाड़, फिर है इनके बीच में ये संकरा रास्ता, इधर भी है इधर पहाड़। तो ये बीच का जो संकरा रास्ता होता है इसको नाल या दर्रा कहते हैं।
अरावली की पहाड़ियों के आर पार जाने वाले जो संकरे रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। तो हाथीगुड़ा ये मध्य अरावली में पाया जाता है। बर, देशूरी, कमली घाट, झीलवा किनाल ये प्रमुख दर्रे हैं, इनको आप याद रखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली है वो शेखावाटी और अलवर में पाई जाती है। इसकी प्रमुख चोटियाँ मेन तो यही है, रघुनाथगढ़ 1055 ये सीकर में है, क्योंकि ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर खो 920 ये जयपुर में, बिलाली 775 मीटर अलवर में, बेराट 704 मीटर जयपुर में और भानगढ़ 684 मीटर ये अलवर के अंदर है। तो इस प्रकार से हमने अरावली को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अरावली से जुड़े कुछ भौगोलिक शब्द हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गिरवा क्या है। उदयपुर की चारों तरफ फैली हुई तस्तरी नुमी पहाड़ियों की जो मेखला है उसे हम गिरवा कहते हैं। गिरवा क्या है, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उसी को हम गिरवा कहते हैं। भाकर क्या है, सिरोही जिले के अंदर अरावली की जो तिरो ढाल वाली कटी फटी नुकीली पहाड़ियाँ हैं उसको हम भाकर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है उड़ियन पठार या उड़िया का पठार भी इसको बोलते हैं। सिरोही में आबू पर्वत के पास में स्थित है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है ये, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। फिर नेक्स्ट है बोराट का पठार, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ये गोगुंदा के बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा के बीच में स्थित है, तो इसको आप याद रखेंगे। बोराट का पठार है वो याद रखेंगे। ये जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो हमने अरावली को देख लिया, मरुस्थल को देख लिया, ये हमारा राजस्थान में बना लेता हूँ। ये राजस्थान है, तो इधर वाला है हमने पश्चिम वाला देख लिया, ये मरुस्थल है। फिर 2 नंबर देख लिया अरावली है। अब हम ये इधर वाला इतना देखेंगे 3 नंबर जो कि है मरुस्थल। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये। मरुस्थल मेरे मुंह से निकल गया। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण नदियों से हुआ है, जैसे चंबल, बनास, बाणगंगा, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है और इन नदियों से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल इसका 23% है और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके भी उपभाग हैं, इसको भी 3-4 उपभागों के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उपभाग है चंबल बेसिन या उत्खात या भूमि या बीहड़ के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में चंबल नदी के प्रवाह में तीव्र गहरे जो गड्ढे होते हैं उनका निर्माण करती है, जिसे डांग क्षेत्र या बीहड़ कहते हैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि करौली को डांग की रानी कहते हैं और धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल करती है। डांग क्षेत्र का निर्माण, बीहड़ का निर्माण है वो चंबल करती है। फिर है माही बेसिन, ये माही बेसिन बनाती है 56 का मैदान। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी बेसिन 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच उपजाऊ जो भाग है उसको कंठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये आप याद रखेंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को कंठल कहते हैं, इसीलिए माही के तटवर्ती क्षेत्र को कंठल का मैदान भी कहते हैं। फिर माही के बाद में बारी आती है बनास बेसिन की। मालपुरा करौली का मैदान इसमें महत्वपूर्ण है, ये बनास बेसिन का भाग है। बनास नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे बेडच, कोठारी, खारी द्वारा सिंचित जो मैदान है वो बनास बेसिन में आता है। फिर है बाणगंगा, रोही का मैदान बाणगंगा का होता है, जैसे जयपुर, दौसा, भरतपुर में बाणगंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, ये बाणगंगा बेसिन है। तो ये आप याद रखेंगे। एग्जामिनर यहाँ से इसके नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है, तो बनास बेसिन का भाग है।
छप्पन का मैदान किसका भाग है? तो माही का भाग है। रोही का मैदान किसका भाग है? तो बाणगंगा बेसिन का भाग है। जो भी यहाँ पर बातें लिखी गई एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद अवश्य करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये राजस्थान का मैप है। इस मैप के अंदर ये जो इधर वाला एरिया है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला, इसके अंदर आता है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार और इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। इसकी उत्पत्ति आप याद रखेंगे, क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले हुए लावा के फैलाव बेसाल्ट चट्टानों से इसकी उत्पत्ति हुई है। मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार भी इसे माना जाता है। यहाँ पर जलवायु और मिट्टी की बात करें तो ये सर्वाधिक आर्द्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, लगभग 80 से 120 सेमी तक यहाँ पर वर्षा होती है। काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर मिट्टी, वो यहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी कपास, सोयाबीन, अफीम की खेती के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए अगर आपसे पूछ ले कि कपास, सोयाबीन, अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये जो पठारी प्रदेश है हाड़ौती का पठार, यहाँ पर की जाती है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी भाग में होती है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब हम इसको भी उपभागों में करके बांटते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला आता है विंध्यन कगार भूमि। धौलपुर और करौली जिले में बलुआ पत्थरों और विंध्यन करम की चट्टानों से ये निर्मित है। फिर है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये कोटा और झालावाड़ के बीच में फैली हुई अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा आता है शाहबाद उच्च भूमि, ये बारां जिले में का उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो है रामगढ़ क्रेटर। ये क्या है कि एक प्रकार की झील है, उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है और ये भू विरासत है, हेरिटेज साइट है, आप इसको याद रखेंगे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा? इस प्रकार से पूछेगा कि जैसे कि ये विंध्यन कगार है, ये किसका भाग है? तो हाड़ौती के पठार का। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किसका पठार है, किसका भाग है? तो हाड़ौती के पठार का। शाहबाद उच्च भूमि किसका भाग है? तो हाड़ौती के पठार का। या फिर शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पर पाई जाती है? बारां में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? कोटा और झालावाड़ में। विंध्यन कगार धौलपुर और करौली में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। रामगढ़ क्रेटर उल्कापिंड के गिरने से निर्मित हुआ भारत का दूसरा आधिकारिक जियो हेरिटेज साइट है। तो इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जियो हेरिटेज साइट कौन सा है? तो रामगढ़ क्रेटर है। अब मैं आपको बताता हूँ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो वन लाइनर तथ्य हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में थार का मरुस्थल है वो 2,08,750 वर्ग किलोमीटर यानी कि 61.11 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपको राजस्थान का क्षेत्रफल तो याद ही होगा, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये याद है और ये आंकड़ा याद है 1.11, तो इसका परसेंट निकाल सकते हैं, इसका 9% निकाल सकते हैं, इसका 23% निकाल सकते हैं, 6.89% निकाल सकते हैं। तो ये डाटा आपके सामने आ जाएगा। अरावली का है 32,750 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी मैदान है 83,500 वर्ग किलोमीटर और हाड़ौती का पठार है 24,200 वर्ग किलोमीटर। अब अति महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920। इसमें से 1,070 किलोमीटर तो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है 4,850। जैसे कि ये राजस्थान मैंने बना लिया है, ये राजस्थान है। राजस्थान की अगर पाकिस्तान के साथ में इस सीमा की बात करें गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, तो ये है 1,070 किलोमीटर। और बाकी जो बच गई, जो यहाँ से यहाँ, ये बाकी जो सीमा बच गई है ये है अंतर्राज्यीय सीमा और इसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे।
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखेंगे। यहाँ पर नीचे ही नीचे है 23 डिग्री 3 मिनट, ऊपर है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। फिर इधर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर है 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मेसा का पठार आप याद रखेंगे। चित्तौड़गढ़ का जो प्रसिद्ध किला है वो इसी पठार पर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़ पीले पत्थरों से निर्मित, वो त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। फिर है ऊपरमाल का पठार, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में है। फिर है गिरनार व आबू के अलावा राजस्थान में ग्रेनाइट पर्वतों का क्रम। जालोर में कुछ पर्वत पाए जाते हैं जो एग्जामिनर के आजकल फेवरेट हो गए हैं। इनमें से है ईसागढ़, रोजा भाकर और झारोला भाकर, ये जालोर में पाए जाते हैं, ये एग्जामिनर के फेवरेट हो गए हैं। तो ये जो पहला टॉपिक है मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, 3rd ग्रेड का पहला टॉपिक। अगले वीडियो में हम मानसून तंत्र और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।